हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुटुम। और जैसा कि आज का हमारा जो एजेंडा है, जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ इन इंडिया। जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस है। तो आज के समय में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा राइज पर है। और जिससे जो मैं भी गुजर चुका हूँ, मेरी भी एक एक्सपीरियंस है बाइपोलर डिसऑर्डर का। तो वो भी मैं शेयर करूंगा आज आप लोगों के साथ। और क्या चैलेंजेस आते हैं लोगों को और क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम लोगों को समझना है इसमें वो है स्टिग्मा। एक स्टिग्मा होता है कि हम प्रोफेशनल हेल्प सीक नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए अगर हम लोगों से अवेयरनेस चाहते हैं कि वो अगर उनको ऐसा लगता है कि वो हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लीज अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांग सकते हैं। जो भी उनको लगता है कि उनके ट्रस्टेड हैं, मैच्योर दोस्त हैं, उनसे वो एक हेल्प मांग सकते हैं और ये स्टिग्मा को ब्रेक कर सकते हैं। बड़े शहरों में इसका फिर भी उतना अवेयरनेस है, पर जो छोटे शहर हैं जैसे टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, उसमें उतना अवेयरनेस नहीं है। एक इंसान अगर डिप्रेस फील करता है, पर वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाता कि वो डिप्रेस फील कर रहा है, कि उसकी मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई है। और वो ना चाहते हुए भी वो काम करते रहता है, वो हर चीज को करते रहता है और अपने मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाते रहता है। तो हमें एक झूठ होके ये करना होगा कि हम इनके बारे में खुल के बात करें। जैसे मेरा बाइपोलर पे भी एक पूरा पॉडकास्ट बना हुआ है कि कैसे उसका इम्पोर्टेंस है हम हमारे लाइफ में, और क्या स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं एक हेल्दी मेंटल हेल्थ को रखने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना पॉइंट्स रखें कि क्या चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग और अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी अगर बताना चाहे तो। अमन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक डिसाइड किया आपने मेंटल हेल्थ के लिए। इसका इंसिडेंस बहुत है आजकल हमारे कंट्री में, खास करके द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो आजकल हम लोग परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एनजाइटी या स्ट्रेस स्टेज में ही रहते हैं या कंपैरेटिव लाइफ जीते हैं। बहुत कम समय में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से या फिर बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है आज के यूथ को, मैं बोलूँगा। डिजिटल टाइम या स्क्रीन टाइम बहुत अधिक है, तो ब्रेन को या फिजिकल बॉडी को जो रेस्ट की नीड है वो नहीं मिल पा रही है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से। सेकेंडली, मैंने अपनी फैमिली में बहुत ही क्लोज क्वार्टर्स में देखा है मेंटल हेल्थ के केस को, इवन इवन इन माय नेबरहुड। तो दो तीन पॉइंट जो मैंने महसूस किया है कि काफी इम्पोर्टेंट है। एक तो वी शुड नो अबाउट द सिम्टम्स, जिसके अवेयरनेस काफी इम्पोर्टेंट है। मे बी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर स्लीप है। मैंने देखा है मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स में स्लीप की जो रूटीन होती है वो बिगड़ जाती है। और दूसरा है, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो सकता है, या फिर आपका स्टिग्मा हो सकता है, आपके आसपास के लोग जो हैं वो उसको वेल रिसीव नहीं करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि नॉट जस्ट द पेशेंट सफर्स बट उसकी पूरी फैमिली सफर करती है मेंटल हेल्थ के केस में। फिर एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम सोचते हैं ये लाइफ टाइम का हो गया है, इसके बाद एक नॉर्मल या एक हैपनिंग या अचीवेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी फैमिली में मैंने देखा है, मे बी रिकरिंग केसेस हो सकते हैं, बट डेफिनेटली 100% मेंटल हेल्थ का इलाज है, पॉसिबल है। इट्स जस्ट लाइक अनदर बीमारी। हमें कितने तरह की बीमारी आमतौर पे जिंदगी में होते रहती है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी है, मे बी एक कंडीशन है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको बेटर समझना मतलब हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे स्ट्रेस हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी के भी अलग अलग काइंड्स हैं। तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोफेशनल हेल्प बहुत ही इम्पोर्टेंट और सही है, बट साथ ही साथ हमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें जो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं, जैसे
इस मामले में थोड़ी सी रीडिंग करने पे मुझे पता चला ब्रीदिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर गुड मेंटल वेलबींग। आप एक अच्छा लाइफस्टाइल, बैलेंस लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आई थिंक मेंटल हेल्थ में काफी फायदा मिलता है। ओवर टू यू वैभव। थैंक यू अमन, गिव इट अप फॉर अमन फॉर having such a bright and in-depth insights. नाउ चिराग से हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे कि चिराग इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। Yes, our cases is increasing in India in the compare of the other country, no doubt. I accept, but generally there are some cases the doctor only prescribe the medicine. The medicine not only the solution for permanent, but I think need emotional health is very big thing, and sometimes family not help to person emotionally. So at that time, the person need emotional support. And nowadays, lots of coaches available for emotional supports, they give their support, emotional supports, and mental awareness create by coaching and by therapy, one kind of. So this is the big thing. No doubt, medicine is necessary, but emotional support is necessary. Nowadays, in India, so many teachers uh, give this kind of counseling system where there's permanent solution have a lot of hope. I think that's all. Thank ओके यस। चिराग, आई हैव ए क्वेश्चन। जैसे कि अभी सुसाइड रेट भी भारत के अंदर बहुत हाई है, जिसमें से एक कारण ये रहता है मेंटल प्रेशर बहुत रहता है, और वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने मेंटल प्रेशर को, एग्जाम्स हो गए या करियर को लेके हो गया। तो उसमें हम लोग कैसे उनमें अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं। you. Yes, that's suicide case lots of in India also. We heard about the quota, right, in Rajasthan. Lots of aspirants did and done and have been doing the suicide. So that's they need this kind of emotional support. They need right mentor who give the guidance, right? So I think due to lack of guidance, lack of mentorship, so they should join this kind of classes of the where mentor advise right thing, right direction. ऑल राइट, यस नजमा। आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन। आपने अभी जैसे बोला कि क्यों बच्चे एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं, अपनी यस। life को खत्म कर रहे हैं सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का और उनके पेरेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों के ऊपर इतना हाई प्रेशर है पढ़ाई का, और ऊपर से एक्सपेक्टेशन का कि परफॉर्म करना ही है, इतने नंबर्स लेके ही आना है। उनको कभी तैयारी नहीं करते लाइफ के लिए, उनको सिर्फ एग्जाम के लिए ही तैयारी हो रही है। तो उनका लाइफ का जो होल पर्पस है, मतलब लाइफ का मकसद ही है कि इतने नंबर लेना है। अगर बच्चा उतने नंबर नहीं ले रहा है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। तो उसको क्या लगता है, अगर वो बच्चा नंबर नहीं ले पाएगा, नहीं पास होगा, तो उसकी लाइफ का आगे जीने का कोई अ, मकसद ही नहीं है, मतलब कोई वैल्यूएशन ही नहीं है लाइफ में। तो देन ओनली वो स्टूडेंट अपना लाइफ खत्म कर रहा है। उतना एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए कौन उसको पुश कर रहा है? सोसाइटी एक तरह से प्रेशर डाल रही है कि परफॉर्मेंस प्रेशर है, कि इतने नंबर लेके आना है, और कांस्टेंट कंपैरिजन बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स ने उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, नो डाउट, और उनके ऊपर इतना हाई एक्सपेक्टेशंस है कि आपको लेना ही है। बच्चे की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस भी तो होनी चाहिए कि वो पढ़ सकता है या नहीं। देखो, अगर मेरा एग्जाम्पल है कि अभी जनरली देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को साइंस एंड मैथमेटिक्स टफ लगता है, कुछ बच्चों को बहुत इजी लगता है, बट बहुत बच्चों को टफ लगता है। लेकिन सभी बच्चे चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बने, जो पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब अगर बच्चे की कैपेसिटी है मैथमेटिक्स पढ़ने की तो ठीक है, अगर कैपेसिटी नहीं है, अगर वो एफर्ट भी डाल रहा है तो भी वो उतने जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं तो उतने नहीं ले पाता है, तो उसके पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ यू फेल, इट्स ओके टू फेल एग्जाम्स। हम्म। जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी अगर इंजीनियरिंग नहीं हो पा रही है, अगर डॉक्टरी नहीं हो पा रही है, तो दूसरे भी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम्म। बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। तो बच्चे अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं तो उनको उनकी वैल्यू वर्थ नहीं लग रहा है उनका लाइफ एग्जाम के आगे, इस नंबर्स के आगे, मतलब हम्म। जो मार्क्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं सोसाइटी और पेरेंट्स। तो इस स्टीरियोटाइप से आप निकलिए, अपने बच्चों को कंपेयर करना छोड़िए और उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कीजिए। फर्स्ट थिंग, आई नो आपने उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर आप ना, उनका उनका पसंद का सब्जेक्ट भी है या नहीं वो भी तो पूछना है, उनकी मर्जी ही नहीं होती, राइट? उनको तो सिर्फ फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए। तो कितने सारे अभी बैड इंजीनियर्स निकल के आ रहे हैं क्योंकि वो दे आर नॉट लाइकिंग दैट सब्जेक्ट, उनका पैशन नहीं है उसमें, उस सब्जेक्ट में। तो बच्चों को वही पढ़ने दीजिए जो उनकी मेंटल एबिलिटी है पढ़ने की और उनका इंटरेस्ट है हम्म। पढ़ने का। तो सभी बच्चे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। और अगर आपने बच्चों को डाल भी दिया है इंजीनियरिंग और जो भी डिफिकल्ट ऑप्शंस हैं, अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके पास समझाइए कि दूसरे ऑप्शंस भी हैं, लाइफ खत्म करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तभी अवेयरनेस आएगा कि वो सिर्फ एक चंद मार्क्स के लिए वो क्यों अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं, राइट? तो ये राइट। बहुत ही डेविस्टेटिंग है, खासकर जब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले उनको इतना टेंशन रहता है कि वो टेंशन में अपनी लाइफ खत्म करते हैं, बाद में रिजल्ट तो अच्छा ही आता है उनका। तो बच्चों को भी वैल्यूएशन देना है कि आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा वैल्यू है, सिर्फ ये मार्क्स मार्क्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। हम्म। ओके, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं वहाँ, एग्जामिनेशन यू नो इट्स ओनली टेस्टिंग योर मेमोरी, आपकी स्किल्स का असली टेस्ट तो आपके जॉब में होगा। तो स्किल्स पे ज्यादा फोकस करो। हमने देखा है कि मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके आई हूँ, तो मैंने देखा है कि जो एवरेज नंबर लिए हैं वो अच्छा काम करते हैं, मतलब दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर स्किल्स, देयर टैलेंट, देयर इंटेलिजेंस, हम्म। रादर देन जस्ट मार्क्स। तो बच्चों को मार्क्स का प्रेशर मत डालिए। ठीक है, मार्क्स भी जरूरी हैं, बच्चे भी लीनियंसी नहीं लेना है कि चलो पेरेंट्स प्रेशर नहीं डाल रहे हैं तो हम कम मार्क्स लेते हैं। आप पूरा अपना एफर्ट डालिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेंशन में आके एग्जाम्स लिखें। ऑल तो राइट। विन विन सिचुएशन होना चाहिए, तभी लाइफ इज मोर प्रेशियस देन मार्क्स। करेक्ट। अल्टीमेटली देन ओनली वी कैन कंट्रोल दिस एक्सट्रीम स्टेप्स, जो नेगेटिव में सोच के बच्चे जो एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, वो तभी कंट्रोल में आएगा जब उनके दिमाग से ये हटेगा कि मार्क्स इज एवरीथिंग, ऑल राइट। वो हटना चाहिए। ओके। ऑल राइट। तो जैसे कि हमारे पास और यंग बच्चे भी हैं, आदित्य हैं, वंदना है, आकाश हैं। तो कुछ इन लोगों से भी सुनते हैं कि उनके उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, मतलब जो करियर को लेके या पढ़ाई को लेके, वो क्या मेंटल प्रेशर फील करते हैं। कोई भी बोल सकता है। So I'll start. I totally agree with Najma ma'am's point that parents the pressure do affect their children's mentality nowadays. Like now, I've seen some of our friends only. The parents enforce their students, like their children, to do the work that they want their children to do. Like they don't ask them about their opinion. वो ये नहीं पूछते कि तुम क्या करना चाहती है, अगर तुम दुकान पे बैठना है तो तुम्हें दुकान पे ही आना पड़ेगा। वही उनके बारे में व्यू नहीं सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मेंटल पे भी बहुत स्ट्रेस आता है कि उनको उस सब से डील करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते हैं खुद से करना। और also mental stress is also connected with what type of content we consume nowadays. इंटरनेट आने से बहुत सारा कंटेंट फैल चुका है, and people are consuming a lot of memes and some
illicit stuff from internet, which is harming their mentality. Like हम पॉजिटिव अफर्मेशंस अगर देखें, या हम लोग जो चीजें देखते हैं हमारा दिमाग उसी तरह से रिएक्ट करता है. इफ वी स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स थिंग्स दैट बिल्ड आवर करियर, लाइक हम लोग अपने ऊपर काम करने वाली चीजों पे ध्यान पड़े या ध्यान दे, तो हम लोग का दिमाग उसी तरफ जाएगा. अब if we they start looking people students just pay attention on the negative news, which like put a negative effect on them. ऑल राइट, आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया हुआ उन्होंने. आदित्य प्लीज. जैसे एक मेरा दोस्त है जो इस बार हाफ ईयरली में बेटर नहीं किया था, तो उसके पापा बोल रहे थे कि तुमको मैं दुकान पे बैठा दूंगा, उसको वो करा दूंगा तुमको. तो वो बहुत, मैं हम लोग दोस्तों से शेयर भी नहीं करता था वो बात. तो वो और प्रेशर लेने लगा, डिमोट मतलब बहुत लोड ले लिया अपने ऊपर, और बहुत बातें करने लगा कि हम मर जाएंगे, हम वो कर लेंगे, मेरे से कोई वो नहीं करता. एक बार भी उसने अपने किसी से भी किया नहीं, और उसके मम्मी पापा कभी सुनना भी नहीं चाहते थे उसकी, क्योंकि उसका स्कोर भी उतना अच्छा नहीं आता था. तो उसके मम्मी पापा उसको फोर्स हमेशा करते रहते थे कि तुम्हारे लिए मैं वो हूँ, तू वो नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते. और अपने दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते कि देखे वो, देखो वो कितना अच्छा करता है, तुम क्या ही कर पाओगे. ऐसा बहुत करने लगते हैं, तो वो बहुत वो होता है. बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है. मतलब आपकी एज क्या है आदित्य? 15 15. अप्रोक्स. हाँ, तो ये बीज बहुत पहले ही कम उम्र में आ जाती है, और जो उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो बहुत ही डेवास्टेटिंग होता है. फिर इसमें आपको ये मेरा दोस्त था, मेरा एक दोस्त है मेरे क्लास में. हम्म उसके फादर उसकी दुकान पे, मतलब मेडिकल की स्टोर है उनकी, तो उसके फादर हमेशा कहते रहते हैं, क्योंकि उसने इस बार हाफ ईयरली में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था. हाँ, आप उसके साथ रहिएगा, बात करते रहिएगा, है ना. एक बार मैंने उससे बोला भी था कि बताओ तुम इतना ऐसे क्यों रहते हो. उसने शेयर भी किया थोड़ा सा, बोले शेयर करो, तुम हल्के फील करोगे अपने आप को, हम हम्म लोग को भी बताओ अपने बारे में, हम लोग भी थोड़ा फिर हेल्प कर पाएंगे कुछ. नाइस. वर्षा, what you have to add on mental health awareness in India, or overall, what do you think? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. मेरी सेकंड डिलीवरी के बाद मैंने ये फेस किया है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और इसका मेन रीजन शायद एक ये भी था कि मैं शादी के बाद सऊदी अरब गई थी रहने. तो मेरी डिलीवरीज वहीं हुई है, मेरे बच्चे वहीं हुए हैं. तो अकेले सब मैनेज करना. तो पहले से ही एक मैं थी 30 पीपल की ज्वाइंट फैमिली में रहने वाली, और शादी के बाद अचानक निकल के उस फैमिली से सिर्फ अकेले जाके एक घर में, तो मुझे ऐसे लगता था हमेशा जैसे मैं एक केज में आ गई हूँ. एक वो फीलिंग पहले से ही थी, और ऊपर से फिर डिलीवरी का प्रेशर, बच्चे हो गए, फिर और ज्यादा वो बढ़ गया कि हर चीज मुझे खुद पे बर्डन लगने लगी. फिर यही लगता था क्या मेरी लाइफ हो गई है, मैं कुछ एंजॉय नहीं करती, मेरे दोस्त सारे वहां रह गए और मैं अकेली यहाँ क्या कर रही हूँ. ना मैं अपना कैरियर परसू कर पा रही हूँ, अगर जाऊंगी बाहर तो बच्चों को कौन देखेगा, तो मुझे पहले बच्चों को भी देखना है. और ना मेरी नींद पूरी हो रही है. मेरे हस्बैंड तो जाते थे, जाहिर है उनको जॉब करनी है, वो तो जाएंगे अपने टाइम से, और मैं पूरा घर संभालूं, बच्चे संभालूं, कभी इतना टाइम नहीं मिलता था अपने बालों को कॉम्ब कर लूं. तो बोल मैं यही सोचती थी कि मुझे ये क्या हो रहा है. हालांकि मेरा ये डायग्नोस बहुत लेटर हुआ कि मुझे ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है, पहले नहीं हुआ था. तो ये फीलिंग्स, और कभी कभी तो वाकई सुसाइडल थॉट्स भी अब मुझे आते थे कि ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगी. मेरे मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती अब. ना मुझ में इतना कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं कहीं जा पाऊं, और ना ही मैं देखने लायक रही हूँ. बस वो, पता नहीं औरों की नजर में मैं कैसी थी, लेकिन मुझे खुद की नजर में मैं ऐसी लगती थी. तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम बाद मैंने योगा करना स्टार्ट किया. मुझे ये किसी ने सजेस्ट नहीं किया था,
मैं खुद से ही बस ये करना स्टार्ट हुई, तो मुझे योगा से, ब्रीथिंग टेक्निक से बहुत फायदा हुआ। फिर मैंने लाइफ कोचिंग जैसे स्टार्ट किया, तो फिर मुझे ये पता चला कि आपको अफर्मेशंस रिपीट करने चाहिए, ये बहुत आपको मेंटल क्लैरिटी देते हैं। और तो मैंने अफर्मेशंस करना और जर्नलिंग एक आइडिया है। तो आप अपने थॉट्स, आपको जो आते हैं वो अपने खुद को दबाओ नहीं, लिखते रहो। तो वो आपको एक वो देते हैं कि आपने कुछ में अंदर नहीं रखा, निकाल दिया। अगर आपके पास कोई है, आप जिससे बात कर सकते हो तो करो, अगर आपके सामने कोई नहीं है बात करने वाला, तो जर्नलिंग इज द बेस्ट आइडिया। आप जर्नलिंग करो। तो मैंने वो किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, ये भी एक फेज था, मुझे टाइम लगा बहुत इससे निकलने में, लेकिन इन चीजों ने मुझे काफी हेल्प किया। और एक मैं कोट बोलना चाहूंगी मेंटल हेल्थ पे, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डज नॉट डिफाइन यू, हु यू आर। इट्स समथिंग लाइक एन एक्सपीरियंस। यू वॉक इन द रेन, यू फील द रेन, बट यू आर नॉट द रेन। वंडरफुल वर्षा। गुड आई वर्षन। अप्रिशिएट आई अप्रिशिएट मतलब ओपन फोरम में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना इतना इजी नहीं होता है लोगों के लिए, पर आपने वो जो बोल्डनेस दिखा के शेयर किया है बहुत। और जैसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो लोग नहीं समझते हैं, जो उनके लिए भी मैं क्लियर कर दूं, जो जब एक लेडी मतलब डिलीवरी देती है, मतलब उनका डिलीवरी होता है, उसके बाद वो एक बहुत लंबे समय के लिए डिप्रेशन में चली जाती है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन वहां से आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर और बाहर भी जो इसे सफर कर रहे हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है मेंटल हेल्थ के अंदर, वो है बीइंग काइंड। आपको हर लोगों से काइंड रहना बहुत जरूरी है। आप नहीं जानते कि उनके साथ क्या गुजर रहा है, किस हालात में वो हैं। तो किसी तरह का जजमेंट ना पास कर दिया करें कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। नहीं, प्लीज एम्पैथी को फॉलो करें कि हम लोगों के लिए एम्पैथेटिक हों। उसके शूज में जाकर देखें कि उसके जहन में क्या चल रहा है। तो काइंडनेस और एम्पैथी पे बहुत फोकस करें। ये दोनों टूल एक तरह का टूल है जो बहुत हेल्प करेगा। और सेल्फ काइंडनेस भी चाहिए, आपको खुद पर भी काइंड रहना है दूसरों के साथ साथ। जैसे कि मेरे मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके। तो मेडिसिन के साथ साथ कई और चीजें का भी सपोर्ट लेना पड़ा, जिससे जाके चीजें अच्छी हुई। जैसे स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे अमन ने भी बताया था। तो अगर आपकी आप खुद देखो ना कि आपकी लाइफ का 1/3 हिस्सा कहाँ जाता है, नींद के लिए जाता है। और अगर आपका नींद प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो इनसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपको। और ऐसे कॉमन से आजकल जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं, जैसे ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, और बाइपोलर हो गया, पीटीएसडी हो गया। तो इनके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है। एक जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है ताकि हम लोग लोगों को हेल्प कर सकें। और आज जैसे डॉक्टर डेविड स्पीगल का जो साई ब्रीदिंग है, जिसे इंस्टेंट स्ट्रेस से, एंजाइटी से रिलीज मिलता है, तो उसका नॉलेज होना जरूरी है कि आप क्या किसी को भी हेल्प कर सकते हैं। और प्लीज इस पर वो चीज ना हो कि हम नहीं बात करते हैं। इस पर ओपनली बात होना चाहिए, जो मैं बिलीव करता हूँ। और कोई अपना पॉइंट रखना चाहता है तो प्लीज वेलकम है। जाते हैं। ये सर। ये ये मेंटल हेल्थ को ना एक टैबू बना दिया गया है। इसीलिए मैंने किसी का स्टोरी सुना था कि घर में कोई और भी डिजीज होगी तो लोग डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? उन्हें लगता है कि उससे तो बहुत ही ज्यादा खराब है, बल्कि इट्स इजी टू रिकवर। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, जैसे आपने बोला, बी एम्पैथेटिक, काइंड, सेल्फ केयर। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं जिससे कि आप इजीली उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो हमको अभी से, यहाँ पे बच्चे भी हैं इसलिए मैं वो हाईलाइट करना चाहती हूँ कि बचपन से हमें इतना ओपन अप करना है बच्चों को कि दे फील फ्री टू डिस्कस विद एनीथिंग विद पेरेंट्स। वो जो गैप आ जाता है ना, तभी वो डिस्कस करने से रेजिस्ट करते हैं। तो हमें बच्चों के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है ताकि वो किसी भी टॉपिक को आके हमारे साथ डिस्कस कर पाए, ताकि हम उनको उसके अकॉर्डिंगली आंसर कर पाए। क्योंकि आजकल क्या है, गूगल, बच्चों को भी लगता है कि
गूगल से सब कुछ मिल जाता है, बट गूगल इज नॉट द राइट प्लेस। उसमें बहुत सारी सही चीजें भी है, बहुत सारी गलत चीजें भी है। अगर हम एज अ पेरेंट उनको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो दे माइट गो इनटू अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थ्रू गूगल। करेक्ट। तो इसलिए एक स्टार्टिंग से ही पेरेंट चिल्ड्रन का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना, कम्युनिकेशन डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। ये तो हो गया बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बड़ों का भी मैं ये बोलूंगी कि अभी हम लोग इतने मेच्योर हो गए हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड कि सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम्म। उस पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए। और सेल्फ केयर में एज वर्षा सेड कि हाँ, हमें वी नीड टू कंटिन्यूअसली सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए थ्रू राइटिंग, जर्नलिंग, बाय शेयरिंग विद समवन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इजीली अडेप्टेबल हैं और करनी चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो क्या होता था, सब लोग आपस में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेते थे, फॉर्मली और अनफॉर्मली। बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि एवरीबडी इज शिफ्टिंग टू द न्यूक्लियर फैमिली, दे डोंट फाइंड राइट पर्सन टू डिस्कस। वो सोच के रह जाते हैं कि अरे इससे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। हम बहुत ज्यादा जजमेंटल मोड में चले जाते हैं। वो चीज ना करके बेटर है कि जर्नलिंग करें या फिर फाइंड अ राइट पार्टनर जिसके साथ आप जो आपको जज ना करे, नॉन जजमेंटल वे में आपको सुन पाए। सो हम्म। दैट वे यू कैन टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ वेरी इजीली। थैंक यू। थैंक यू आशा। थैंक यू आशा, गुड। और जैसे एक वर्ड है इसके अंदर, ट्रिगर। अगर मैं आपके सामने रखूं ट्रिगर, जैसे आप लोगों को कितना अवेयरनेस है, आपके क्या ट्रिगर्स होते हैं? जैसे मैं बताऊं तो अगर मुझे कोई एक चीज को 2 बार 3 बार बोलेगा तो मेरे को थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। तो मैंने उन लोगों को बता के रखा कि आप प्लीज रिपीट मत किया करो। मैंने सुन लिया, अगर मैंने नोट कर दिया तो दैट्स ओके, बट मुझे ट्रिगर सा होता है, मुझे इरिटेशन होता है। तो आप लोगों को क्या उतना अवेयरनेस है कि आपके लाइफ के ट्रिगर्स क्या हैं? किस चीजों पे आपको ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, या किस चीज से आपको इरिटेशन होता है, किस चीज से आपको मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, और ये सब चीजें। हाँ। हाँ, मुझे ना बहुत ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। हम्म। लाउड म्यूजिक भी पसंद नहीं है मुझे। ज्यादातर मैं ना काम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहती हूँ। अभी अभी बात करें, अभी की बात करें तो हमारी लेन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, एक साथ 3 4 हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिन रात का शोर हो रहा है। तो मुझे कभी कभी इतना इरिटेशन होता है कि मैं अगर दूसरे कमरा शिफ्ट करूं, कहीं भी जाऊं तो साउंड प्रूफ नहीं है ऑब्वियसली। तो मुझे ना मेथड अपनाना पड़ता है कि मैं वो इग्नोर करूं साउंड। अभी आंखों का ऐसा है कि बंद कर लिया तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कान कितना भी बंद करो आपको सुनाई देता ही है। और वो कंस्ट्रक्शन का साउंड आपको पता है कितना वो इरिटेटिंग साउंड है। तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है वो, उससे मुझे ट्रिगर होता है कि इतना शोर क्यों है। कभी कभी मैं बोलती हूँ क्यों इतना शोर है, साइलेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्या? तो वो एक तरह का ट्रिगर है। और अगर मेरे घर पे भी बहुत, अगर मेहमान वगैरह आ गए तो बच्चे बहुत शोर करेंगे, तो मुझे पसंद नहीं है शोर। हम्म। हाँ, खेलो साथ में खेलो लेकिन शोर मत करो, ऐसे बोलती हूँ मैं। और आशा ने जो बात कही उस पे मैं एक बोलना चाहूंगी कि बच्चे गूगल पे जा रहे हैं और बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो उनका भी तो मेंटल स्टेट और एज वो सेम ही है, वो क्या ही एडवाइस दे सकते हैं। अभी आदित्य ने बताया कि उनका फ्रेंड उनके पास अप्रोच किया, तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिला कि एक पर्सन को हेल्प चाहिए। तो आपका जिम्मेदारी बन जाती है अभी उनको एक प्रोफेशनल हेल्प दिलाने की। या तो आप अपने पेरेंट्स से बात करें या उनके पेरेंट्स से बात करें कि उनको एक प्रोफेशनल हेल्प मिले मिले। तो दिस इज माय टेक ऑन दैट। नाइस। अच्छा अमन या चिराग, अभी तक के कॉन्वर्सेशन में आप लोग कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे, या इनसाइट्स? वंदना से सुनना चाहेंगे हम। हाँ, अमन से एक बार सुन लेते हैं। आदित्य बहुत हैंड उठा रहे हैं। ओके, आदित्य आप बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी बात चल रही थी ट्रिगर्स पे। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ट्रिगर्स कैन बी इन मेनी वेज। एक तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने ये नोट किया है कि समटाइम्स जो पेशेंट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं, या अनसेफ या फियरफुल फील करते हैं। अदर ट्रिगर्स कैन बी सम पर्सन्स whom they may not like, और या फिर ऐसे लोग जो कभी आपकी किसी
पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पिन पॉइंट करते हैं हर टाइम, या फिर चाइल्डहुड में कोई बुली हुआ हुआ है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल से फियरफुल रहता है, या फिर कोई बच्चा है जो मे बी थोड़ा सा मोटा है तो उसको कुछ लोग चिढ़ाते हैं तो उनसे वो ट्रिगर हो जाता है। तो ट्रिगर के काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं, फियर के भी हो सकते हैं, आप इरिटेट हो सकते हो, जैसे अभी मैडम ने बोला कि उनको पीसफुल इन्वायरमेंट पसंद है, तो ट्रिगर्स के ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आपके लिए ट्रिगर कोई इवेंट भी हो सकता है, जैसे आपने मे बी अपने आप डिप्रेशन में हो बिकॉज यू हैव लॉस्ट समवन और यू हैव लॉस्ट कनेक्शन विद अ लव्ड वन, आप सिमिलर सिचुएशन में किसी और को देखते हो तो फिर आप में वही इमोशंस रिक्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारा इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी लिमिटेड समय के लिए होता है, वो एक ट्रांजिएंट पीरियड होता है। और जो डिप्रेशन हो या फिर आपकी इमोशनल एक्सट्रीम की सिचुएशंस होती हैं वो एक साइकिल की तरह काम करती है। वो हम ये मान लेते हैं या फिर जो पेशेंट है या इंसान है वो ये मान लेता है कि अब तो हम ऐसे ही रहेंगे, हम उदास ही रहेंगे जिंदगी भर, या हम डिप्रेस्ड ही रहेंगे, इससे आगे बढ़ के लाइफ में है नहीं। बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस इन लाइफ सीजन्स की तरह होते हैं, अप डाउन्स चलते रहते हैं। ये चीज बच्चों को भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अर्ली लाइफ में अगर आप ये समझ गए कि कुछ भी, मे बी फेलियर्स और इवन सक्सेस, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, एनी इमोशन, हैप्पी फियरफुल सैड एंग्री एक्साइटमेंट, सभी कुछ टाइम के लिए होते हैं एंड इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट्स अ बकेट, लाइफ इज अ फुल बुके। तो उनकी इम्परमानेंट नेचर जो है इमोशंस की, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको रिकॉग्नाइज करना, उसके बारे में अवेयर रहना मेंटल हेल्थ में आई थिंक बड़ा रोल प्ले करता है। हम्म। लास्ट वन मोर थिंग फ्रॉम माई एंड, निम्हांस जो इंडिया का लीडिंग पायनियर इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ के लिए, तो बैंगलोर में ही है, करेंटली आई एम इन बैंगलोर। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, टी मानस करके एक टोल फ्री नंबर है। आई थिंक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है अभी इंडिया में उतना। नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा, उस पे हम फ्री में कोई भी आदमी 24/7 कहीं से भी काउंसलिंग की सर्विस ले सकता है। आप सबको मैं एक बार बोलूंगा, आप अपने लाइफ में कभी भी स्ट्रेस फील करो या कोई भी कर रहा हो, उसके साथ आप शेयर करो। मे बी उसमें सबसे अच्छी फीचर ये है कि आप एनोनिमिटी मेंटेन करते हुए फ्री में काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हो। मे बी यू कैन स्पीक योर माइंड ऑफ एंड फील रिलैक्स। तो और अगर उनको लगा ऐसा, उसमें प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं उस साइड में, उनको लगा ऐसा तो वो आपको प्रोफेशनल से रिकनेक्ट भी करते हैं या वाह। एटलीस्ट योर प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं। तो दैट्स वन थिंग आई वांटेड टू ऐड। थैंक ओवर। यू, that was really much needed advice or information from your side. I really appreciate that. एंड अच्छा, मैंने एक चीज और देखा है कि ये इन सिम्टम्स में लोगों में कॉमन चीज होता है कि वो अपने आप को कन्फाइन कर लेते हैं, वो लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, अपने में ही रहते हैं। तो इस पे हम लोग क्या विचार है आपका, वरना आपसे आपका क्या कहना है इस पे, या विवेक जी? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं बीच में लेट से ज्वाइन किया हूँ, लेकिन हाँ, मेरा एक ओपिनियन था। क्या हो रहा है ना, हम जो मेंटल हेल्थ और इसके बारे में बात कर रहे हैं, जनरली क्या होता है कि हम अपने आप गैस कर रहे हैं। जो मैडम ने कहा कि वी नीड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो इस चीज के एक्सपर्ट उससे राय लेना चाहिए हमारे को। बहुत सा प्रिस्क्रिप्शन हम मेंटल हेल्थ से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप में मान लिया कि हम मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। और बहुत जन नहीं है, वो अपने मान रहा कि नहीं हूं मैं। तो जो एडवाइस उन्होंने कहा, भाई जो एक्सपर्ट्स है उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए, फीस लगेगा जो लगेगा, मगर उसका ओपिनियन के बाद ही अपना ओपिनियन बनाइए। जनरली अब जो यूट्यूब और ये सब अवेलेबल होने से सब अपने आप ही डॉक्टर बन गया है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाई लिखता है, उससे पहले पहला क्वेश्चन ये रहता है, सर इसका साइड इफेक्ट तो है कि नहीं, बता दीजिए आप। डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि हम क्या खा रहे हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट है, वी डोंट नो दैट पार्ट। बट वो मेडिसिन सर्व करा, उसके लिए हम लोग पूछते साइड इफेक्ट क्या है, ये बताइए, उसके लिए हम कॉन्शियस हैं। तो बहुत सा ऐसा चीज है, हम नेचुरली अपने आप मान लें कि मेरा मेंटल हेल्थ में हम चले गए हैं, मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। इससे बेटर है कि डोंट मेक अपना ओन ओपिनियन नहीं बनाकर जो एक्सपर्ट्स है उसकी हेल्प लें। और उसमें फिर वो डीप स्टडी में जाता है, वो जो एक्सपर्ट वो डीप स्टडी में जाएगा, समझेगा आपका स्टेज क्या है, क्या चीज। तो मालूम चला कि आप मेंटल हेल्थ में है ही नहीं, कोई और रीजन है।
रीजन कुछ और है, आप कुछ और मान के अपने आप को क्रिएट किए हुए हैं। तो मेरा ये ओपिनियन था कि हम बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन अगर कभी भी कुछ लगे तो फर्स्ट मीट द एक्सपर्ट्स, उनकी राय जरूर ले लें। मतलब अपना यूट्यूब गूगल सर्च नहीं करके पहले उनसे एक्सपर्ट की राय ले लें, जो उनका अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है फीस पे करना पड़े, तो फीस पे करके भी एक्सपर्ट्स की राय ले तो बेटर है। हाँ, जैसे हाँ मैं उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगा। जैसे क्या होता है कि आपने आसपास में लोगों को देखा कि वो पहले तो बात करता था, अब अपने आप को कन्फाइन कर लिया, तो हो सकता है वो खुद से ना जा रहा हो, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार उससे आप फॉलो अप लें, चेकअप करें कि क्यों वो अपने आप को कन्फाइन करके बैठा है, क्या रीजन है, कहीं वो इस तरीके से तो कहीं नहीं गुजर रहा है। तो आपकी भी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हमें ऐसे लोग दिखते हैं, मिलते हैं, तो अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, तो बात पहले इसकी है कि हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। हाँ, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, माना ये बात, पर जब ये बात लोग सुनेंगे, जब ये यूट्यूब पे जब वीडियो भी जाएगा, तो उनको ये चीज पता चलेगी। जैसे जो हेल्पलाइन नंबर बताया, तो फ्री काउंसलिंग भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें हेल्प करने वाली हैं, जैसे जो आदित्य ने बताया। तो जब बच्चे भी इस चीजों को देखेंगे तो उनको भी वो चीज हेल्प करेगी। हाँ ये सही बात कही वैभव और विवेक जी की बात से मैं सहमत हूँ कि अपने अपना डॉक्टर खुद ना बने। हम्म। खासकर इसके लिए हो सकता है वो मेंटल हेल्थ इशू ना रह के सिर्फ इमोशनल डिस्ट्रेस हो। तो अगर हमको टूथ एक आया, मतलब दांत में दर्द है, तो सबको पता है कि पड़ोसी से जाके नहीं पूछना है, सीधे भागना है डेंटिस्ट के पास, है कि नहीं? अगर हमको उतनी नॉलेज है, उतनी कॉमन सेंस है कि दांत के दर्द के लिए डेंटिस्ट अवेलेबल है, तो अगर हमको इमोशनल पेन है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, हम कुछ ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं जो बहुत सारा हमको मुश्किल आ रही है। अभी हमने कोविड सिचुएशन में देखा कि कितने सारे लोग इमोशनल डिस्ट्रेस में चले गए थे, ट्रॉमा ट्रॉमा में हो गए थे। तो डायरेक्टली जाके किसी काउंसलर से, या फिर कोचेस से, या फिर साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट तो एक्सट्रीम है, वो तो दवाई भी प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं जो सिर्फ बात करके हल निकाल सकते हैं। तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जब आपको फिजिकल कोई भी एलिमेंट होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम अगर इमोशनल और मेंटल इशू है तो उसके लिए भी पीपल अवेलेबल है, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। आप जाइए, पूछिए उनसे, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उनका पास एक क्लियर कट रोड मैप होता है। जैसे आप फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं उसके मुताबिक वो डायग्नोस करते हैं डिजीज, उसके मुताबिक ही आपको दवाई दी जाती है। वैसे ही काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट, कोचेस और साइकेट्रिस्ट जो भी हैं, वो आपका पूरा एनालिसिस करके आप किस से गुजर रहे हैं और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो रिकमेंड करेंगे। फिर अगर मेडिसिन की जरूरत है तो एक्सट्रीम केसेस में मेडिसिन भी रिकमेंड करेंगे। दैट इज द करेक्ट एंड प्रॉपर वे, ये सही तरीका है। और कन्फाइनमेंट की जो बात वैभव पूछ रहे हैं, कि हम देखते हैं हमारे आजू बाजू लोग, जैसे किसी का कोई रिश्ता टूट गया, किसी कोई एग्जाम में फेल हो गया, वो क्या करता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। हम क्या करते हैं, हाँ छोड़ो, थोड़ा देर अकेले रहने दो, वो फिर ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक होंगे? अगर हड्डी टूट गई तो छोड़ दो, हाँ थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी, हम छोड़ देंगे क्या? हड्डी ठीक हो जाएगी, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करेंगे, पट्टी करेंगे या फिर प्लास्टर लगाएंगे, तब जाके ठीक होगा। तो सेम वे, अगर दिल टूटा है, किसी भी बात को लेकर इमोशनल डिस्ट्रेस है, आपको दुख है, तकलीफ है, तो वो दिखते नहीं है बीमारियां, ये फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस है, जो आगे जाके मेंटल डिजीजेस में भी कन्वर्ट हो सकती है। और बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स उससे आते हैं। तो आप उनको अकेले मत छोड़िए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको लेके जाइए प्रोफेशनल हेल्प पे, या फिर सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने से भी होता है, काफी हद तक फायदा होता है। ठीक है, ये बात रखना चाहती थी मैं। आदित्य बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उनको मौका दीजिए। ये आदित्य। मैम ने कोविड का एक एग्जाम्पल दिया था, तो मैं कोविड के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। तो भैया, जैसे भैया, मेरे भैया जानते होंगे कि मेरे पापा को एक बार कोविड हो गया था। मेरे फादर क्वारंटाइन हुए थे एक बार। तो वो लगभग 1 वीक के लिए घर पे थे।
तो उनको कोई वो नहीं मिल रहा था, कोई मतलब फिट नहीं हो पा रहे थे जल्दी। तो फिर उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना, हमें क्या हुआ है कुछ। फिर उन्होंने एक गाड़ी भेजी थी। तो पापा वहां गए थे। फिर हम लोग उस टाइम बहुत, मम्मी मना कर रही थी कि मत जाइए, यहीं पे रहिए, यहीं पे डॉक्टर बुला लेते हैं। पर पापा नहीं माने और गए थे। फिर उस टाइम पे बहुत दर्द हुआ था हमें कि पापा कहाँ चले गए, कब हो गया, क्या हुआ। उस टाइम पे हम लोग बहुत भूले रखे थे कि क्या होगा क्या होगा। हमेशा पापा से बात भी नहीं हो पाती थी मेरी इतनी। तो फिर एक दिन फोन आया कि पापा का अब ठीक है, अब वो मतलब अब घर पे आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, पापा इस बार चले गए थे। तो मैम ने एक बार जब क्वारंटाइन वो क्वारंटीन का रखा था, तब मैंने सोचा कि ये एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा होगा कि हमें हर हमेशा हमेशा डॉक्टर की भी लेनी चाहिए। जैसे हर बार घर पे नहीं बैठना चाहिए, घर पे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे फैमिली के साथ भी। मेरे पापा के दोस्त भी थे जैसे डॉक्टर ही थे, तो उन्होंने बोला तो ठीक है दवाइयाँ लीजिए ठीक हो जाएंगे। बट पापा ने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। बहुत उनको अच्छा। आईसीयू में रखा गया था ना। हाँ, रेखा जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ, म्यूट हो आप, म्यूट हो, अनम्यूट कर लीजिए। मैं रेखा ये कहना चाह रही थी, ये सब्जेक्ट बहुत व्यापक है। इसके बारे में एक समय जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता में से कोई अपने आप को अकेलापन महसूस करता है। ये पूरे सीरीज में इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। प्लीज नजमा मैडम कुछ बताएं। अच्छा, डिप्रेशन इन अडल्ट्स, जो पेरेंट्स के अंदर डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे अकेले छोड़ के चले जा रहे हैं उनको, इस बात पे। अच्छा, ठीक है। ये एक और इशू है। अभी बच्चे आजकल काम के सिलसिले में करियर बनाने के लिए पहले तो विदेश जाते थे, अभी शहर ही छोड़ के आ रहे हैं। पिछले हमारे एक सेशन में हमने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है देश में हमारे, कि एक ही शहर में लोग काम के लिए जा रहे हैं। तो उससे भी रिलेवेंट है कि पेरेंट्स और जो ओल्ड एज पीपल हैं वो छूटते जा रहे हैं, मतलब वो अकेले रह जा रहे हैं। उनके अंदर डिप्रेशन आ रहा है कि हमने यहाँ इतना सैक्रिफाइसेस किया, इतना उनको पाल पोस के बड़ा किया, अभी देखो बच्चे बड़े हो गए। अभी उनके पास एक डिलेमा आ गया कि ना बच्चों को रोक सकते हैं, ना उनको जाने दे सकते हैं। अगर रोकेंगे तो उनके करियर में अड़चन पैदा होगी, अगर जाने देंगे तो ये अकेले रह जाएंगे। तो इसका क्या सलूशन निकाल सकते हैं कि मिलने आ सकते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो गांव छोड़ के तो शहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि बड़े से पेड़ को ना दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। उनको ना एनवायरनमेंट सूट होगा, ना वो प्रॉपरली एडजस्ट कर पाएंगे नए एनवायरनमेंट में पेरेंट्स। तो जैसे बच्चों को ही कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होते हैं कि कॉन्स्टेंटली फोन पे बात करें, वीडियो कॉल कर लें, उनको एक तसल्ली दें, कि उनको एक सुकून दें कि आप, हम हैं, हमने सिर्फ करियर के लिए मूव आउट किया है, परमानेंटली आपका हाथ नहीं छोड़ा है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल से भी। बात करें, कम्युनिकेशन ओपन रख सकते हैं, ये थोड़े बहुत सजेशंस हैं। और जब भी मौका मिले, जैसे फेस्टिवल्स हैं खासकर, तब बहुत ज़्यादा कमी खलती है। अ, हमारे साथ भी हुआ है कि हमारे भाई तो सभी बाहर ही रहते हैं, मतलब दूसरे शहर में रहते हैं, कभी पहले तो दूसरी कंट्रीज में रहते थे। तो हम हर एक फेस्टिवल पे उनको मिस करते थे कि हमारा फैमिली फोटो कंप्लीट नहीं हुआ है करके। बहुत वो कमी खलती है, खासकर फेस्टिवल्स में। अभी तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और आप लोगों में तो हर नए आए दिन फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो फेस्टिवल्स पे एटलीस्ट दे शुड बी टुगेदर एंड exchange the emotions and gifts and exchange the hugs, तो whenever possible। जी, तो पेरेंट्स जब तक है उनको अप्रिशिएट करें, और ये खासकर यंगस्टर्स के लिए पेरेंट्स जब तक है उनको अप्रिशिएट करें, उनको होल्ड करके रखें अपनी लाइफ में। उन्होंने आपको इतना लायक किया है तो उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड दें, थैंक्स बोलें डेली, उतना कर सकते हैं। होप आई हैव आंसर्ड रेखा जी। यस, थैंक यू। और एक और बात बोलना चाहूंगी आदित्य के लिए। आदित्य, यू हैव इमेंस क्लैरिटी एट दिस एज।
जो 15 साल के बच्चे मैंने जैसे देखा है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं रहती लाइफ के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। आपके अंदर बहुत ज्यादा समझ बूझ है। आप बहुत आगे जाके कामयाब बने और बाकी सब बच्चे भी कामयाब बने। और वंदना से भी कुछ सुनना चाहेंगे। वंदना बहुत देर से सुन रही है, कुछ अगर ऐड करना चाहती हो। I'm listening all of them that everyone speak, that everyone get chance. Then at last I will speak. Thank you for giving me chance. So today is basically we have to share our experience. So COVID and the 4 points today has came. So the differentiate between I have to share one thing that COVID is and mental pressure, mental health is not a disease. This is the only problem. So we have to take this like the problem have came that friends have a pressures, students now young as a pressure. So the fault is of student and the parents both. Some parents are getting fear what relatives says, and the students get fear that if relatives get the listen their scores, so they will point out the parents. They will give started suggesting, so the parents get fear, and that time the parents force their children by compressing them. So we have to understand, students should also understand that by this is good that you have make friends, share your things with your friends, lunch or everything, your values, but don't listen your friends. Don't take decisions. Don't take their opinions. If you facing the problem taking about decision, consult your with teacher. Teacher also will explain that like parents. पेरेंट्स भी बच्चों का भविष्य चाहते हैं, टीचर भी भविष्य चाहते हैं, इसलिए आज के समय में बहुत से स्कूल्स में काउंसलिंग की जा रही है, बहुत से स्कूल में काउंसलिंग नहीं है। यही हमें इम्प्रूव करना है ताकि बच्चे जो डरे हैं अंदर से, अगर वो अपनी बातें पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं तो अपने टीचर से करें, अपने गुरु से करें, ताकि वो समझे चीजों को। सुसाइड एक कारण नहीं है, सुसाइड बच्चे डर के कारण करते हैं क्योंकि वो अपनी बातें अपने माता पिता से नहीं कह पाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि उनकी बात माता पिता भी समझेंगे, वो कोशिश ही नहीं करते। जैसे अब मैं हूँ, मुझे कोई चीज का प्रेशर नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलता है। जैसे मुझे यू हैव टॉट दैट साइंस लेना है, बच्चों को साइंस लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं पूछता हूँ क्यों, हम पूछते हैं क्यों, क्यों? आर्ट्स में भी तो स्कोप है। आर्ट्स के सब्जेक्ट को आज के समय में लोगों ने खाली एक वो ले लिया है, लाइटली ले लिया है कि आर्ट्स के बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अगर आर्ट्स नहीं पढ़ते तो क्या दुनिया संभालने के लिए कोई होता? यूपीएससी को मेन दिया जाता है, यूपीएससी को एक वो लिया जाता है, सीरियसली एग्जाम लिया जाता है। आईपीएस और पावर, इनको पावर क्यों समझते हैं, इनको पावर कहाँ से मिलती है? क्योंकि इन्होंने देश को समझा और देश का आर्ट्स। मेरा ये ओपिनियन है कि आप आर्ट्स से लीजिए, आपको जिस भी क्षेत्र में जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो लीजिए। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, एक बार अपने पेरेंट्स को समझाइए कि नहीं मेरा इसमें विषय है। इसी तरह बच्चे को ऊपर थोप दिया जाता है कोई भी चीज, पेरेंट्स के प्रेशर में बच्चे ले तो लेते हैं लेकिन उनका बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे बच्चे आगे जाकर बिगड़ते हैं और ये और भी बच्चों को बिगाड़ते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए कूदिए, और अपने फ्रेंड्स की डिसीजंस में अपने फ्रेंड्स के ओपिनियन मत लीजिए। अगर वो आपको किसी गलत पाथ पे चलने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो ना आप चलिए ना उन्हें चलने दीजिए, अपने टीचर से ये बात शेयर करिए। पद्मा, लास्ट 1 minute, you have to. हाँ हाँ, हाँ, you spoke very well. I really appreciate that. आपने तुम दिल से बोला, खुल के बोला, बहुत अच्छा लगा हमें सबको। तो नाउ वी विल हैव एन ओपन हाउस फॉर 5 minutes। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, कुछ भी बोलना है, क्लोज करना है, कंक्लूड करना है, तो आप बोल सकते हैं। एनीवन?
I शॉर्ट would like रखेंगे। to, I would like to, यस। मैंने सभी को सुना और मुझे लगा कि मैं एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक डिफरेंट कंट्री में रह रही हूँ, मेरा बच्चा एक तीसरे कंट्री में है। सो आई कैन वेरी वेल रिलेट। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपकी बॉन्डिंग बचपन से आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की है, सबसे देखिए, बच्चे के लिए ना पेरेंट्स फर्स्ट टीचर होते हैं, स्पेशली मदर पे पेरेंट्स, राइट? तो जब हमने अपने बच्चे को बाहर भेजा, आई सेड ओनली वन थिंग, आप अच्छा करो खराब करो, रिजल्ट भी खराब हो कोई बात नहीं, कुछ गलती हो जाए फ्रेंड के साथ, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू टेल अस। क्योंकि किसी थर्ड कंट्री में आपको कोई और सपोर्ट नहीं करे, कहीं पे भी, अपने कंट्री में भी, कहीं थर्ड कंट्री में भी अगर आप रह रहे हो, तो कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा बच्चे, आपके मम्मी और पापा ही आएंगे। सो वो जो कॉन्फिडेंस बच्चे में होता है ना, कि अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास फ्रीली जा सकता हूँ, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि हम उसी भरोसे पे भेजते हैं कि हाँ भाई, हमने ये कॉन्फिडेंस डेवलप किया है बच्चे में, तो बच्चा आगे कोई भी चीज करेगा तो वो हमसे एक बार कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अगर उसको लगेगा, क्योंकि हमें हमें ही डेवलप करना है ना कि राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग डिसीजन क्या है, और उसको वो जजमेंट आना चाहिए। अगर उसको 0.1% भी डाउट है ना, तो प्लीज कनेक्ट विद अस। यस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एज आवर पेरेंट्स आर इन इंडिया बैक, तो वहां जैसे नजमा ने बोला कि हाँ, क्योंकि हमें अपने काम के चलते बाहर आना पड़ता है, वो सबकी नीड्स है, ठीक है, लेकिन इट डजेंट मीन कि हमारे कनेक्शंस खत्म हो गए। हमें पता है कि दे आर इनटू ओल्ड एज, तो हम क्या करते हैं, हम डेली फोन करते हैं, हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ है। भले ही हम किसी दिन अगर बिजी भी हैं तो हम खाली 5 मिनट्स ही बात करते हैं कि हाँ आप ठीक हो, हम ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डन। और अगर हम फ्री है तो हम आधा घंटा 1 घंटा जितना हम टाइम दे सकते हैं हम देते हैं, ताकि उनको ये फील। और थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, कि आजकल तो, पहले तो खाली फोन पे बात होती थी, अब तो वीडियो कॉल पे बात होती है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग दूर रह रहे हैं। तो वो इतना कनेक्टेड फील करते हैं ना हर एक मोमेंट पर, कि ये फीलिंग नहीं आती। या जैसे हम साल भर बाद जाते भी है तो हमें ये फील नहीं आता कि हम एक साल बाद मिल रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो कॉल पे डेली डे टू डे बेसिस में कनेक्टेड है ना। वी कैन फील, वी कैन सी, वी कैन अंडरस्टैंड देयर इमोशंस व्हाइल टॉकिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोनों पर्सपेक्टिव से, वेदर वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर पेरेंट्स who are into old age, and to our kids who are going to the next generation, going to move on to the college school, जो यहाँ पे भी जा रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए। आई विश कि सब लोगों के जितने भी डिजायर्स हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल कर पाए with their full trust on their parents, and parents should also trust their kids। तभी चीजें आगे बढ़ती हैं और सक्सेसफुली मूव ऑन होते हैं। दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड। Yes, Asha, very well told. Thank you so much. To top this up, I would like to conclude that हमारे घर पे भी बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं है। आप चाहे फेल भी हो जाओ, आप हमारे ही बच्चे रहेंगे। हम उनको डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है। आप जितना हो सकता है उतना ही करो। लकीली या फिर क्या है, वो प्रेशर हट गया है तो बच्चे स्टडीज में खुद से पढ़ लेते हैं। अभी तक कोई फेल नहीं हुआ है और सब अच्छे नंबर लेके आते हैं। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है उनका, सोशल कनेक्शंस अच्छा है। और जैसे वंदना ने बताया कि सोशल प्रेशर की वजह से जो इंडिया में ज्यादा प्रिवलेंट है, ये एक चीज की सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखने चलेंगे तो हम तो जीना ही छोड़ देंगे फिर। तो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। आप लोग क्या कहेंगे उनको कहने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। तो ये छोड़ के हम आगे बढ़ना है, बस वही। तो बॉन्डिंग रखिए, जैसे आशा ने कहा कि बॉन्डिंग विल हेल्प चिल्ड्रन को। एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए और उनको कहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपकी गलती नहीं मानेंगे। कुछ होते हैं पेरेंट्स की, वो अगर बच्चा लेके गया कुछ प्रॉब्लम, तो पहले तो उसको डांटेंगे कि आपकी ही गलती है, आपके साथ गलत हुआ, आपकी गलती है। तो नेक्स्ट टाइम से वो लेके नहीं आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस लेना है कि बच्चों को कि एनीथिंग हैपेंस वी आर देयर टू सपोर्ट एंड गाइड यू। यस, या दिस इज माय कंक्लूजन। थैंक यू नजमा। चिराग चिराग से सुनना चाहेंगे उनका क्या कंक्लूजन है।
चिराग आप हैं वहां पे? वर्षा? मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को खुद पे ज्यादा हावी मत होने दो। अपने दिल को सुकून में रखो। जो तुम्हें पसंद आता है वो करो, और अपने मन की खुशी देखो। जब तुम खुश हो तो ये मेंटल हेल्थ और ये सारी चीजें, इमोशंस, आप खुद ही कंट्रोल कर लेते हो। दैट्स इट। ऑलराइट, अमन आपको कुछ बोलना है? कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि आप अपने मन के और दिल के सारे कांटे खोल लें। कुछ भी ऐसा सेल्फ डाउट हो या पास्ट की कुछ भी ऐसी इवेंट हो या आपका ओपिनियन किसी के बारे में खराब हो, आप उसको सॉर्ट आउट करें इंस्टेड ऑफ कि आप अवॉइड करें। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक खुशी के माहौल के साथ उसको सोचें, लेट गो करें चीज़ों को। तो एंड में यही बोलूंगा, मन की और दिल की गांठें खोल लें। थैंक्स वैभव फॉर द अपॉर्चुनिटी। Uh, यस। looking forward for all the meetings, man. Should come more often. Everyone means it is for everyone. आप लोग आए तो ओके, ऑल राइट। वंदना आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? लॉन्ग हो गया, थोड़ा 1 घंटा हो गया हमें। मुझे यही बोलना था कि मैं आशा मैम के बात से एकदम सहमत हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप हमारे पेरेंट्स के साथ बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी फ्रेंडशिप, हमारी बॉन्डिंग हमारे पेरेंट्स के साथ मजबूत कर लें, इनफैक्ट इफ फादर इज नॉट लिसनिंग, इफ मदर इज नॉट लिसनिंग, you have to make a one, make your mother friend and share everything, what a good, what a bad, then your parents will make you correct. And uh, control your emotions and that activity which you love. Your mental pressure will never happen. You will have always happy. देखिए, आप लोगों को एक चीज समझना होगा, जितना लाइटली हम लोग ले रहे हैं लास्ट का कंक्लूजन, इतना सिंपल नहीं है ये। मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत डेप्थ में काम कर रखे हैं। ऐसा ये जो एडवाइजिंग होता है ना, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं कि मन की सुनो, दिल की सुनो, ये करो, बट जिस पे गुजरता है वो समझता है कि क्या होता है। तो आप लोग इतना भी लाइट नहीं लेना है। और आपको जहां भी लगे, जिसकी आप हेल्प कर सकते हो, जिसको अगर आपको लगता है कि वो उसके मतलब सिम्टम्स दिखते हैं आपको, तो आप उसको प्लीज को बताओ, उसको अवेयर करो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी। तो हम लोग उस पर फोकस भी रखें, मतलब इतना लाइटली नहीं हो चीजें कि चलता है, एटीट्यूड वाला नहीं हो। ओके, लास्ट आदित्य। तो सब लोग पेरेंट्स के बारे में सब बोल रहे हैं, पेरेंट्स और फ्रेंड्स के बारे में, आई एम आई राइट? यस। किसी ने भी अपने ब्रदर या सिस्टर के बारे में नहीं बोला। वो लोग भी तो आपको हमेशा सपोर्ट भी करते थे, आपको बताते थे, आपके साथ रहे हैं। जैसे मेरा भाई आयुष था, है, इस मीटिंग में नहीं है। तो उसने मुझे मेरे जब वो घर पे था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी स्टडीज में भी, मेरे स्पोर्ट्स में। जैसे मैं एक रोलर स्केटिंग चलाता हूँ, मैं रोलर स्केटिंग में हूँ, मैंने स्टेट लेवल जीता है बस। तो उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वो भी मेरे साथ गया था। मेरे मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो किसी ने भी अपने भाई बहन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। दैट्स माय पॉइंट। ऑल राइट, ऑल राइट। वेरी वेल सेड। मैं वैभव जी, मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ प्लीज पे। प्लीज। आदित्य, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये बात बोली। हमने पेरेंट्स के लिए इसलिए बोला कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, इसी वजह यस, आई एम से। राइट, आई बाकी नो। बाकी ब्रदर सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, यू नो। जैसे आपने बोला वैसे ही मेरा एल्डर सन एंड माय यंगर सन, लाइक मेरा छोटा बेटा जो है वो शायद भैया की बात ज्यादा इजीली फॉलो करता है कंपेयर टू अस। हम पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो हाँ कर रहा हूँ, राइट, हाँ, लेकिन भैया अगर बोल दिया ना कि ये चैप्टर आज खत्म करना है, तो ही विल डू इट। तो ब्रदर सिस्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गुड, यू ब्रॉट इट अप। थैंक यू। सही है। और मैं लास्ट में कंक्लूड करके ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज कृपा करके आप लोग
किसी को एडवाइस ना दें अगर ऐसा लगे, क्योंकि उनको सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प के पास ही ले जाएं। एडवाइस अगर देंगे तो वो वर्स्ट चीज करेंगे। जैसे आज के समय में मैं सुनता हूँ लोग ऐसे बताते हैं कि अरे आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको उनको पता भी नहीं होता है मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, या ये एक्टिविटी करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या टाइम से उठो, अगर टाइम से उठोगे तो चीजें, ऐसे चीजें नहीं काम करती मेंटल हेल्थ में। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो आप बस काइंड रहें। और अगर आपको लगता है, अगर हाँ नॉलेज आपको है, तो आप प्लीज उनको एक प्रोफेशनल हेल्प के पास लेके जाएं, चीजों को डायग्नोज कराएं और उनको हेल्प करें। सो विद दिस वी विल कंक्लूड आवर सेशन। और बहुत मजा आया मुझे तो, कहाँ 1 घंटे निकल के पता भी नहीं चला। और आई एम रियली थैंकफुल फॉर नजमा, आशा, वर्षा, रेखा जी, आदित्य, अमन, वन्ना, स्वरूप, चिराग, आकाश, फॉर गिविंग योर टाइम। मतलब बाकी लोग कहाँ क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे उसके लिए। और अब किसी को कुछ फीडबैक देना है तो वो दे सकता है। विल क्लोज, लास्ट 2 मिनट है, शॉर्ट फीडबैक। मैं फीडबैक देना चाहूंगी। पहले तो आदित्य और वंदना, वेरी गुड क्लैरिटी एट दिस यंग एज, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा बोला आपने। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहो और नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाते रहो। एंड अमन वाज अ सरप्राइज पैकेज टुडे। अमन, वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा कवर किया, बहुत सारे पॉइंट्स। आप बहुत अच्छा बोलते हो और अपना पॉइंट्स क्लियरली सीक्वेंस में बताए। आपका कोई कंफ्यूजन नहीं था, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं था, टू द पॉइंट, क्लीन एंड क्लियर आपने कॉन्वर्जेशन दिया, बहुत ही इफेक्टिव। रेखा जी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव खोला यहाँ पे, कि आप उनके बारे में बताओ करके, पेरेंट्स के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑब्वियसली वर्षा और आशा तो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, कोचेस हैं वो। और वर्षा ने जितना ओपन अप किया कि उन्होंने कैसे अपना खुद का डिप्रेशन, जो भी था, इशू था मेंटल हेल्थ का, वो ठीक किया। तो एक चीज अगर एक पर्सन को काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वही दवाई दूसरे को काम करे। अलग अलग पर्सन का अलग अलग डिजीज है। और हाँ वंदना, मेंटल हेल्थ को डिजीज ही बोलेंगे, हम उसको लाइटली नहीं लेंगे। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हड्डी टूटी है, दांत का दर्द है, तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे। वैसे ही अगर दिल टूटा है, हमको इमोशनल तकलीफ है, हमको मेंटल हेल्थ का इशू है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई इसमें स्टीरियोटाइप नहीं है, कोई हमको झिझक नहीं है। हम खुल के डॉक्टर के पास जाके दवाई ले सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। आशा ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड चिराग ऑल्सो ओपन अप क्वाइट अ बिट। एंड वैभव तो एक्सपर्ट्स हैं ही। वैभव, थैंक यू सो मच कि इतना बढ़िया टॉपिक दिया डिस्कशन के लिए, कि 1 घंटा तो काफी नहीं है, इसका पार्ट 2 कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल करेंगे। एक थोड़े दिन के बाद और भी जब न्यू पार्टिसिपेंट हमें लगेंगे तो हम लोग फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे। इस पे तो राउंड एंड राउंड डिस्कशन होने चाहिए, और भी पर्सपेक्टिव निकल के आएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग आए, अपना समय दिए। और कोई अगर कुछ शेयर भी करना चाहेगा तो मुझे पर्सनली भी कर सकता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और जैसे अमन ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू अमन, थैंक यू एवरीवन। यस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you. गुड नाइट थैंक एवरीवन। यू, गुड नाइट।